नमस्कार साथियों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं त्रिभुवन सिंह देवड़ा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न किस तरह बदला है। उस बदलते पैटर्न के अनुसार हमको किन सोर्स को फॉलो करना चाहिए। मैं जो है वरिष्ठ अध्यापक से पहले प्रयोगशाला सहायक था, तो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती में जो प्रथम प्रश्न पत्र जीके का होता है उसमें 200 नंबर में से मैंने 150 अंक प्राप्त किए थे। 100 सवालों में से 75 सवाल जो है मैंने सही किए थे। तो आप जो है भी वो रणनीति फॉलो कर सकते हो। आगे जो है उस रणनीति के विषय में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं। प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती नवंबर में आयोजित करवाएगा अपना अधीनस्थ बोर्ड, तो वो जो भर्ती एजेंसी है उसका जो है किस तरह की रेंज रहती है, किस तरह के सवाल आते हैं और कौन कौन सी सामग्री पढ़ के उनके जो सवाल हैं उनको किया जा सकता है। तो साथियों जो है प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो प्रयोगशाला सहायक में जीके का होता है और जो है उसके कुल अंक भार की बात 200 अंक जो है उसके होते हैं। तो ये 200 अंकों का जो पेपर होता है 100 सवाल आते हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने जो है 2022 की जो लैब असिस्टेंट की भर्ती थी उसमें मैंने चयन लिया और उस चयन का सबसे बड़ा फैक्टर मेरा जीके ही था, क्योंकि जीके के जो 2 नंबर के सवाल थे उनमें से जो है मैंने 150 जो अंक हैं वो प्राप्त किए। यानी जो है 100 सवालों में से जो है मैंने 75 सवाल जो है नेगेटिव मार्किंग निकालते हुए सही किए। साथियों बता दूं, जिसने भी प्रयोगशाला सहायक की वो वाला एग्ज़ाम दिया हो तो सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। एकदम से पैटर्न बदल गया। आपको भी पता होगा उस एग्ज़ाम में जो है सिलेबस में लिखा हुआ था कि शिक्षा मनोविज्ञान पूछी जाएगी, लेकिन एक भी प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं पूछा गया। पैटर्न में लिखा हुआ था कि आपके राजस्थान का करंट पूछा जाएगा, 10 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जो है 35 से 40 सवाल एकदम से राजस्थान करंट के पूछ लिए। तो साथियों जो है इस तरह पैटर्न उस समय चेंज हुआ और अप्रत्याशित जो है पेपर रहा। और इस अप्रत्याशित पेपर होने के बावजूद भी मैंने उस पेपर में 100 में से जो है 75 सवाल सही किए और 150 नंबर का जो आंकड़ा है वो मैंने प्राप्त किया। साथियों 29 का जो पेपर है अगर आप नेट से डाउनलोड करके देखोगे तो कठिन स्तर का पेपर माना जा सकता है। आगे बात करते हैं मटेरियल क्या क्या हो तैयारी के दौरान। तो 3 तरह के अभ्यर्थी जो हैं प्रयोगशाला सहायक की भर्ती में अमूमन नज़र आते हैं। उनमें से पहला वर्ग जो है 12वीं पास हैं या 12वीं में अध्ययनरत हैं और वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। उनके पास जो है कोई मैटर नहीं है, या मैटर है भी तो जो वो पुरानी गाइडें हैं या फिर किसी के नोट्स उन्होंने मांग के ला लिए, तो वो चीज़ें उनके पास हैं। उसके बाद दूसरे वर्ग की बात करें तो वो बीएससी में अध्ययनरत वर्ग हैं और कुछ जो साथी है वो बीएड में अध्ययनरत हैं। वो भी चाहते हैं कि हम वरिष्ठ अध्यापक के साथ में प्रयोगशाला सहायक की तैयारी भी करें, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक की जो है परीक्षा तिथियां घोषित हो चुकी है। बीएड का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा अलग बातें हैं। तो जो है वो साथी भी अब सोच रहे हैं कि प्रयोगशाला सहायक की भी जो है साथ साथ में थोड़ी थोड़ी तैयारी जो वो करते रहे। तो उन्होंने शुरू कर दिया है कोचिंग के नोट्स या खुद के नोट्स जो उनके पास हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से मैटर में कौन कौन सी पुस्तकें आपको मेरे अनुसार जो है पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले राजस्थान के जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में अगर प्रयोगशाला सहायक भर्ती की बात करें तो जो है कौन कौन से पोर्शन है। तो सबसे पहला पोर्शन जो है इतिहास का पोर्शन है। इतिहास के पोर्शन की बात करें तो 3 जो है भाग किए जा सकते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन और मध्य जो भाग है इतिहास का, जो मैंने अभी तक देखा है अधीनस्थ बोर्ड का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार अगर बात करूं मैं, तो आपको जो है अपनी खुद के जो नोट्स जो आपके पास हैं या फिर आपके पास कोई भी गाइड या कोचिंग का मटेरियल है, उसके अलावा जो है आपको एक चीज़ उसमें ऐड करनी है। वो है आपके 10वीं की जो है राजस्थान बोर्ड में जो किताबें चलती हैं 10वीं की किताब। मैं जो है वीडियो के अंत में सभी जो पुस्तकें मैं आपको बताऊँगा उनके जो कवर पेज हैं वो डाल दूंगा। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो है आप उन किताबों के कवर पेज को देख पाएँ। तो 10वीं क्लास की किताब जो है आपको प्राचीन और मध्य, उसमें जो है वो इतिहास का भाग दे रखा है, सभ्यताएं दे रखी हैं और राजवंश उनमें दे रखे हैं। उसके अलावा जो है आपके सेल्फ के जो नोट्स होंगे वो आपको करने हैं। कोचिंग के नोट्स आपके पास हो तो उनको भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि साथियों अगर किसी मटेरियल को हम पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ने से जो है चीज़ें क्लियर हो जाती है। मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 10वीं की जो प्रामाणिक पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसको आपको जो है अपनी तैयारी में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। उसके बाद में अगर आधुनिक की बात करें तो आधुनिक
जो इतिहास है राजस्थान का, जिसमें प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, तो जो है उसमें आपको 9वीं क्लास की जो टेक्स्ट बुक है, 9वीं में जो राजस्थान की किताब, राजस्थान बोर्ड की जो किताब चलती है, उसमें 9वीं की जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको ऐड करना चाहिए। उसके अलावा जो आपके नोट्स हो पढ़ सकते हो उसको। उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट अधीनस्थ बोर्ड के लिए मैं कहूँ तो जो दिशा 2020 की जो एक बुक आती है, शायद उसका जो है अभी मैं बात करूं तो उसका लगभग 23वां संस्करण या 24वां संस्करण जो है अभी आया हुआ है। तो जो लेटेस्ट संस्करण हो उसको आपको लेना है। अगर आपके पास पुराना है तो आपको जो है उसके बाद जितने भी पेपर हुए उनको देखना है। जो 23 या 24वां जो संस्करण है उसको आप ले सकते हो। उसके बाद में जो है दिशा की जो बुक है उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरे खंड पे। दूसरा खंड जो है कला और संस्कृति से आता है। राजस्थान जीके का ही पार्ट है कला संस्कृति। और कला संस्कृति के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि 10वीं की जो किताब है उसको आप आधार बनाएं। उस किताब में भी जितने भी आपके मेले दे रखे हैं, त्यौहार दे रखे हैं, देवी देवता दे रखे हैं, गहने हैं, आभूषण हैं, वस्त्र हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको दे रखा है। तो आप जो है उनको पहले पढ़ें। उसके अलावा जो आपके नोट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ है अभ्यास पुराने प्रश्न पत्रों का। पुराने प्रश्न जो हैं अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड ने करवा दिए हैं, तो उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको वो प्रश्न जो हैं सभी प्रश्न लगभग आपको याद होने चाहिए, ताकि जो है आप अगर उस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पिछड़ेंगे नहीं। क्योंकि जो है अगर पुराना प्रश्न आ गया तो वो जो है लगभग सभी विद्यार्थी उसको सही कर लेते हैं, और आप अगर उसको नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर जो है इस क्रूर प्रतियोगी दौर में आप उनसे पिछड़ते हैं। आगे जो है अगले भाग की बात करें तो भूगोल का जो है पाठ हमारे पार्ट्स हैं। भूगोल के लिए जो है राजस्थान जीके में भूगोल का जो पाठ है उसके लिए प्रामाणिक पुस्तकों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तो ऐसी कोई किताब है नहीं जो राजस्थान के भूगोल को अच्छे तरीके से कवर करती हो। तो उसके लिए मैं कहना ही चाहूँगा यही कि आपके जो नोट्स हैं उसको आप देख सकते हो। सेल्फ नोट्स किसी भी कोचिंग के हो सकते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के या फिर अन्य भी जो कोचिंग आप लेते हो उसके हो सकते हैं। और उसके साथ में जो है दिशा की जो किताब है वो आपको लानी है। कवर पेज में लास्ट में डाल दूँगा वीडियो में। अब एक जो बात है वो ध्यान रखने योग्य है यहाँ है कि पुराने साथी तो जो तैयारी करें उनको पता है, लेकिन नए साथियों के लिए बता दूं कि अगर आपने किसी से मांग के पुरानी गाइड ली है तो उसमें जो है आपको कुछ चीज़ें बदलनी होगी। जैसे भूगोल में कुछ चीज़ें बदलती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जिलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वन के बारे में। जो वन रिपोर्ट है वो हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है। तो जो है अभी लेटेस्ट जो है ISFR जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो सर्वे करवाता है वो 2023 की रिपोर्ट आई हुई है, 18वीं रिपोर्ट है। तो 2023 से पहले की अगर किसी के पास कोई भूगोल की गाइड हो या कोई भी आपके नोट्स हो उसमें जो है इस वन रिपोर्ट को आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वनावरण और वन प्रतिशत क्षेत्रफल वगैरह चीज़ें जो है बदल जाती हैं। तो आपको जो है कौन सा ज़िला पहले पे है कौन सा दूसरे पे है वो चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरे अगर चीज़ की बात करें तो वो है खनिज जो है इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आंकड़े खनिज के आते हैं। नया खनिज जो है कहाँ मिला है ये चीज़ें करंट में आ जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में आता है कि एकाधिकार किस खनिज पर है और कौन कौन से खनिज राजस्थान में बहुतायत में पाए जाते हैं, वो चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेगी। उसके बाद वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये भी समय समय पर सरकारें अलग अलग नोटिफिकेशन ला के इनको चेंज करती है। इनमें जो है तरह तरह के बदलाव होते रहते हैं, तो उनको भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद में एक चीज़ है सिंचाई की परियोजनाएँ। सिंचाई की जो परियोजनाएँ हैं वो जो है कुछ हद तक कुछ सालों में जो है इनको बदला जाता है। जैसे अभी जो पहले की अगर आपके पास गाइड हो तो उसमें जो है आपका ये ERCP जो अभी राजस्थान गहलोत सरकार ने जो प्रोजेक्ट चलाया वो जो है नहीं होगा। तो ERCP परियोजना जो है अगर पहले की गाइड है तो आपको वो अपडेट करनी होगी। ये जो है मैं आपको एक फौरी तौर पर एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं बदलती हैं, तो पुरानी गाइड है तो आपको इन चीज़ों को अपडेट रखना होगा। तो ये चीज़ें अपडेट रखने की है। तो भूगोल में जो है चेंजेज होते हैं, उन चेंजेज को जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है अक्सर जहाँ चेंज होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। फिर बता दूं मैं आपको, आपके नोट्स जो भी हैं उसको आपको रखना है। साथ में 9वीं और 10वीं की किताबों को ज़रूर शामिल करना है। अगर साथियों आपके पास 6ठी 7वीं और 8वीं की राजस्थान अध्ययन की किताब हो तो उनको भी आप शामिल कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन 9वीं और 10वीं की किताबों को तो आपको शामिल करना ही है,
आगे जो है वीडियो के अंत में मैं इन सभी की कवर पेज डाल दूंगा, और साथ में जो है मेन चीज़ जो आपके PYQ करने के लिए रहेगी वो दिशा की बुक रहेगी। लगभग सभी किताबें जो हैं दिशा को कॉपी करके बनाई गई है, तो आप जो है दिशा की जो बुक है उसी को लाए, 23वां या 24वां जो भी लेटेस्ट संस्करण हो उसको लेकर आए। पुराना संस्करण है तो आप जो है पेपर पुराने देख लें जो उस संस्करण के बाद आए हो वो। नया संस्करण होगा तो उसमें सभी पेपर जो है इन्वॉल्व कर दिए होंगे। उसके बाद में दूसरा पोर्शन आता है वो भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान का आता है। उसमें जो है भारत का भूगोल कुछ मात्रा में है, विश्व का भूगोल कुछ मात्रा में है, और भारत की राजनीति उससे भी कुछ प्रश्न आते हैं। साथियों, इसका वेटेज कम है और इसका मैटर है ज़्यादा। तो आपको जो है स्मार्ट रणनीति अपनाते हुए प्रयोगशाला सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिशा की जो एक बुक आती है NCERT के पैटर्न पर आधारित, PYQ उसमें सभी दिए हुए हैं और कुछ जो है थ्योरी भी दी हुई है, और NCERT से हूबहू लाइनें लेकर के उसको बनाया गया है, तो आप उसको ले सकते हो। पीछे मैं जो है वीडियो के अंत में कवर पेज उसका भी डाल दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक की ही बात करें तो आगे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयोगशाला सहायक में जो है अगला खंड जो है आपका, वो खंड आपका बात करें उसकी तो वो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान है। शैक्षणिक मनोविज्ञान की साथियों बात करें तो पिछला पेपर अगर आप देखोगे, मैंने पहले ही बताया है कि पैटर्न जो है एकदम से चेंज हो गया था। शायद अधीनस्थ बोर्ड को भी अंदाज़ा नहीं था कि शैक्षणिक मनोविज्ञान शामिल करके रखा है, प्रश्न नहीं दिए। लेकिन पिछली बार प्रश्न अगर नहीं आए, लेकिन इस बार जो है प्रश्न ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो है जब वो लैब का हमारा पेपर हुआ था तो अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ उठाने के बाद जो है सितंबर के आसपास, लैब का जून में हुआ, जून के बाद सितंबर के आसपास जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ उसमें जो है वापस से शैक्षणिक मनोविज्ञान पूछा गया। और लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट का जो पहला प्रश्न पत्र है उसका जो सिलेबस है वो लाइन टू लाइन सेम है। तो आपको जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ना है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी रणनीति आपको शैक्षणिक मनोविज्ञान को पढ़ने की हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान में चूँकि खाली लिखा ही है शैक्षणिक मनोविज्ञान, तो आपको जो है लाइब्रेरियन 2022 में जो टॉपिक आए थे उन टॉपिकों में से किन किन टॉपिकों में से कितने प्रश्न पूछे गए थे उनकी जो डिटेल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। आपको मैं वीडियो में या तो कमेंट पिन कर दूंगा, या आपको जो है इसी चैनल की आप प्रोफाइल में देखोगे तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जो है उसमें मैंने लाइब्रेरियन में जितने भी प्रश्न जिस टॉपिक से आए उन टॉपिकों के नाम दे रखे हैं। उन टॉपिकों को आप जो है चार्ट करके किताबों से पढ़ सकते हो। अब कहाँ से पढ़ना है सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है समझने का विषय है। समझ आधारित विषय जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान माना जाता है। पहले तथ्य आ जाते थे, लेकिन अब जो है समझ पर आधारित प्रश्न आने लगे हैं। तो मार्केट में बहुत सारी गाइड हैं, बहुत सारी किताबें हैं। मैं आपको कहूँगा कि समझ आधारित अगर इसका पेपर पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले तो पुराने प्रश्न पत्रों पर जोर देना है। आपको अगर समझ में नहीं आए पुराने प्रश्न पत्र तो जो है आप किसी एक टीचर से, बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी एक टीचर से जो आपको समझ में आए। देखो साथियों, आपको सिलेक्शन लेना है, कितना भी बड़ा नाम हो, नाम को देखकर उसके पीछे नहीं जाना है। आपको जो है जो समझ में आए वहाँ जाना है और वहाँ से जो है आपको चीज़ें करनी है। उसके बाद में बात करते हैं नोट्स। अगर आपके पास हो मनोविज्ञान के तो पढ़ सकते हो आप। पुराने प्रश्न पत्र देखने ही है। पुराने प्रश्न पत्रों के लिए जो है मुझे मार्केट में एक गाइड, एक जो किताब है वो अवनी प्रकाशन की किताब आती है। मैं PYQ की बात कर रहा हूँ। अवनी वस्तुनिष्ठ करके एक किताब आती है। थ्योरी की किताब तो साथियों जो अवनी की है वो बेहद लेंथी है और तथ्य ज़्यादा दे रखे। तो आप जो है थ्योरी की अवनी की किताब नहीं लाएं, आप वस्तुनिष्ठ अवनी की किताब लाएं और जो है उससे प्रश्न करना शुरू करें। अब अगर आपके पास नोट्स नहीं है या फिर आपके पास कोई गाइड, कोई किताब नहीं है मनोविज्ञान को लेकर के, पहली बार आप पढ़ रहे हो और आप समझ बनाना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ सजेशन दूं, तो आपको जो है अशोक पारिक सर जो हैं उनकी किताब एक आती है, बेहद ही सरल भाषा में और विश्लेषण के आधार पर पुस्तक लिखी गई है। तो मैं जो है आपको वो सजेस्ट करता हूँ, आपको वो जो है पढ़नी चाहिए। उसमें कम मैटर दे रखा है, विश्लेषण उसका अच्छा है, तथ्य उसमें कम दे रखे हैं। तो मैं जो है आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अशोक पारिक सर की बुक और अवनी की वस्तुनिष्ठ किताब जो है आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास धीर सर की किताब लाई हुई है तो साथियों कहूँगा आप किताब जो लाई हुई है उसका मैटर चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको भी पढ़ सकते हो।
और जो है आप अगर प्रश्नों को करते हो तो जो है आपकी अच्छी समझ बन जाती है। लेकिन धीर सर की किताब जो है बहुत कलिष्ठ किताब मानी जाती है और बहुत सारे तथ्य दे रखे हैं, तो जो है आप उसमें से चुनिंदा चीज़ों को पढ़ें। आगे जो है राजस्थान समसामयिकी करके जो है एक पोर्शन आता है, जो पिछली भर्ती का पेपर हुआ उसमें से तो इससे 30 से 35 प्रश्न पूछे गए, लेकिन ये जो आपका पेपर होगा उसमें 10 से 15 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अब जो है राजस्थान समसामयिक यानी राजस्थान का करंट, और साथियों करंट जो है किसी भी विषय को पूरा करता है तो वो करंट ही करता है। अगर भूगोल को पूरा करता है तो करंट करता है, तो करंट को जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं, मैंने क्या फॉलो किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो है उस समय जो है राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ामों में सुजस ने धूम मचाई थी, तो सुजस को मैंने पढ़ा था। और साथियों मुझे पता कैसे चला कि सुजस से प्रश्न आएंगे, तो मैंने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया था और उस विश्लेषण से मुझे नज़र आया कि सुजस जो राजस्थान सरकार की प्रकाशित होती है उस समय अलग अलग खंड आए थे, जलवायु का अलग खंड था, कला संस्कृति का अलग खंड था, उन खंडों को मैंने पढ़ा था। वो आपकी अभी जो आप सुजस देखोगे तो सुजस का बुलेटिन डेली भी आता है, मंथली भी सुजस की किताब आती हैं, 2 महीने 3 महीनों की भी किताब मुझे इतना ध्यान में नहीं है, तो ये मंथली किताबें जो हैं सुजस की आती हैं। लेकिन साथियों ऐसा भी है कि सुजस की किताब आप मंथली लाके पढ़ोगे तो ये आपके ज़्यादा मैटर हो जाएगा। इसलिए जो है आप मूमल की जो किताब आती है क्रोनोलॉजी करके, उसमें 3 से 4 माह की साथ में किताब आती है, उसको भी आप ले सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप अगर खुद से करना चाहो तो इसको कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं हो और आप जो है करंट आपको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कपिल चौधरी सर हैं, बूस्टर एकेडमी करके शायद जिनका यूट्यूब चैनल है, और जो कपिल चौधरी सर आरटीएस सर हैं, वो जो हैं उनका जो मटेरियल है वो बेहद अच्छा मटेरियल है। उससे आप जो है अपनी जो राजस्थान करंट का जो मसला है वो हल कर सकते हो। आपको साथियों लंबी क्लासें, बड़ी क्लासें नहीं देखनी है। जब भी नवंबर में अगर आपका एग्ज़ाम है तो जब आपको लगे जून के आसपास में, तो जून के बाद जो नवंबर तक का करंट है, अक्टूबर तक का करंट, तो जून से अक्टूबर नवंबर तक के करंट की आपको क्लासें जो है उस समय देखनी है। अभी जो है आप करंट को छोड़ सकते हो, लास्ट में जब भी परीक्षा हो उससे 6 महीने पहले का करंट जो है आपको देखना चाहिए, तो उसको आप देख सकते हो। तो इस तरह जो है लैब असिस्टेंट को लेकर ये रणनीति थी। सेकेंड ग्रेड को लेकर अभी मैं रणनीति आगे बताऊँगा। ये जो बेसिक रणनीति है, बेसिक जीके पढ़ने के तरीके हैं, जो सेकेंड ग्रेड का पेपर होता है उसमें स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, तो उनके विषय में जो है हम आगे बात करेंगे।